हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। आज के लेक्चर पे हम आपके क्लास 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आज हम जो है वो डिस्कस वाला पार्ट जो डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आज आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो है वो करवाए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। दैट मीन्स कि जो 1848 का रेवोल्यूशन हुआ था, लिबरल्स के द्वारा किया गया था, उससे आप क्या समझते हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़। दैट मीन्स कि कौन से पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, कौन से सोशली वो क्या चाहते थे, इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे। तो उन आइडियाज़ को जो लिबरल सपोर्ट कर रहे थे उनके बारे में भी आपने क्या करना है, बताना है। तो अब हम पहले आंसर देख लेते हैं कि 1848 का जो रेवोल्यूशन था लिबरल्स के द्वारा किया गया था वो क्या था। तो जो 1848 का रेवोल्यूशन था ना, जिसको लिबरल्स ने किया, उस वजह से जब वो 1848 का रेवोल्यूशन हुआ तो उस चीज़ की वजह से बहुत सारी वेरियस नेशनल मूवमेंट जो थी ना, ये भी क्या हुई, ये भी उस समय पे होने लगी। अब इन वेरियस नेशनल मूवमेंट्स को देखो, 1848 के रेवोल्यूशन को तो लिबरल्स जो थे वो चला रहे थे, लीड कर रहे थे। अब इन वेरियस नेशनल मूवमेंट्स को कौन लीड कर रहा था? तो इनको लीड कर रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के लोग, और इनके साथ जो थे कुछ और भी लोग थे जो कि रिवॉल्ट्स करना जिन्होंने शुरू कर दिया। वो थे पुअर पीपल्स, गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोग, स्टार्विंग पीजेंट। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखमरी बोल सकते हो या भूखे, ठीक है, भूखे किसान और वर्कर्स जो कि यूरोप के रहने वाले थे। यूरोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिवॉल्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल मूवमेंट्स, और साथ ही साथ में 1848 का रेवोल्यूशन जो था ये हुआ, और ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा चलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या हुआ। जैसे कि आपको पता है, फ्रांस जैसी कंट्री जो थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खाने की कमी हो रही थी और बेरोज़गारी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी 1848 के दौरान, जिस वजह से क्या हुआ, पॉपुलर अपराइजिंग जो थी ना, यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में देखेगी। अपराइजिंग का मतलब होता है रिवॉल्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे रिवॉल्ट जो थे वो यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरियन, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, बहुत सारे जो थे रिवॉल्ट्स देखे गए, जो कि कौन लीड कर रहे थे? मैन एंड वुमेन जो थी, लिबरल मिडिल क्लास के मैन और वुमेन जो थी वो क्या हुए, इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई सो दैट कि नेशन जो है, नेशन स्टेट जो है वो क्रिएट किए जाए। उनकी डिमांड की क्या थी, वो क्यों जो थे वो रिवॉल्ट्स कर रहे थे? उनकी डिमांड ये थी कि नेशन स्टेट जो है वो बनाई जाए ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो है वो क्या की जाए, नेशन स्टेट्स बनाए जाएं। अब हम देखेंगे कि कौन से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ थे जो कि लिबरल्स के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे थे। तो पहला वाला जो था वो ये था कि पॉलिटिकली वो चाहते थे कि जो नेशन स्टेट है वो उसकी यूनिफिकेशन हो, यानी कि नेशन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक नेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। सो दैट्स कि एक नेशन स्टेट जब डेवलप हो, वहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, और वो नेशन स्टेट किस बेसिस पे जो है वो डेवलप किया जाना चाहिए, पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किसके बेसिस पे रन होनी चाहिए, पार्लियामेंट बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सोशली वो क्या चाहते थे। तो सोशली वो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर जो क्लास बेस्ड पार्शियलिटीज़ हो रही हैं, और जो बर्थ राइट्स बचपन से ही लोगों को जन्म से ही दिए जा रहे थे अधिकार, वो उससे सोसाइटी जो हो मुक्त हो जाए, यानी कि उससे सोसाइटी को छुटकारा मिले। क्योंकि क्लास बेस्ड सिस्टम जो था ना, पार्शियलिटी जो थी, ये लोगों को बहुत हर्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे अब अपर क्लास के लोग थे, उनको हर एक राइट जो था वो अवेलेबल था, लेकिन जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग थे उनको थोड़ा ही, मतलब उन अधिकारों में से कुछ भी हिस्सा जो था वो नहीं मिलता था। सो दैट्स वाई वो चाहते थे सोसाइटी के अंदर ये जो पार्शियलिटीज़ हो रही है इनको ख़त्म कर दिया जाए, और सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर जो थी, जो कि नोबल्स के अंडर जो थे वो काम करते थे, ये भी पूरी तरह से अबॉलिश होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। अब इकोनॉमिकली वो क्या चाहते थे? इकोनॉमिकली वो चाहते थे कि भाई क्या होना चाहिए, मार्केट्स की फ्रीडम मिलनी चाहिए, यानी कि वो भी मार्केट्स में जा सकें, आज़ादी से वो काम कर सकें वहाँ पे, और साथ ही साथ में राइट टू प्रॉपर्टी भी उनको जो है वो दिया जाना चाहिए, इसकी वो डिमांड कर रहे थे। और साथ ही साथ में वो चाहते थे कि जो स्टेट है ना, स्टेट के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं किसके ऊपर, गुड्स एंड कैपिटल्स की मूवमेंट पे, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता था, इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां लगाई गई थी ना, उसकी वो एबोलिशन चाहते थे। वो चाहते थे कि ये पूरी तरह से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको 3 एग्जांपल्स बतानी है ताकि आप बता सको कि जो कंट्रीब्यूशन रही कल्चर की, ठीक है, कल्चर की जो कंट्रीब्यूशन रही उसने हेल्प किया किसमें, नेशनलिज्म को ग्रो करने में यूरोप के अंदर, ठीक है। तो आपने जैसे कि चैप्टर की रीडिंग की, आपने चैप्टर को पढ़ा तो आपने उसमें देखा बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिली होंगी कि कैसे जो है कल्चर जो है उसने अपनी कंट्रीब्यूशन दी नेशनलिज्म को ग्रो करने में। तो वो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कल्चर को जो है डेवलप करने में, या किसी भी कल्चर के थ्रू नेशनलिज्म को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो था वो लैंग्वेज ने प्ले किया। सो रशियन ऑक्यूपेशन के बाद क्या हुआ, रशियन ऑक्यूपेशन यानी कि जब रशिया ने अपना कंट्रोल वहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया, तो जो पॉलिश लैंग्वेज थी ना, पॉलिश लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, ये पोलैंड की लैंग्वेज है, यानी कि पोलैंड में ये लैंग्वेज बोली जाती है। इसको फोर्सफुली क्या किया गया, स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। भाई अब लैंग्वेज है तो स्कूलों से बाहर कैसे निकाला गया, दैट मीन्स कि अगर कोई भी पॉलिश लैंग्वेज को बोलता था या इसको यूज़ करता था तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन जो था वो उठाया जाता था, ठीक है। तो जहाँ पॉलिश लैंग्वेज को हर जगह से निकाल दिया गया और साथ ही साथ में रशियन लैंग्वेज को हर एक जगह पे क्या कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया। पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ जो थे वो करते थे कौन, क्लर्जी, सो दैट कि वो चर्च के अंदर गैदरिंग जितनी भी होती थी या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जितनी भी देनी होती थी तो वो उस पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करके करते थे। जो पॉलिश लैंग्वेज थी ना वो एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल के रूप में सामने आई, जो कि किसके अगेंस्ट थी, रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट, यानी कि रशिया के ने जो अपनी डोमिनेंस कंट्री के ऊपर बनाई हुई थी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो किसका यूज़ कर रहे थे, पॉलिश लैंग्वेज का। सेकंड हमारे पास आ जाता है रोमांटिसिज्म। तो अब रोमांटिसिज्म क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया रोमांटिसिज्म एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके थ्रू जो है नेशनल फीलिंग जो थी वो लोगों के अंदर डाली जाती है विद द हेल्प ऑफ पोइम्स हो गया, म्यूज़िक हो गया एंड सो ऑन, ठीक है, इमोशंस हो गए, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वो लोगों के अंदर क्या की जाती है, नेशनल फीलिंग्स यानी कि राष्ट्र से जुड़ी भावनाएं जो है वो उनके अंदर इनकैलकुलेट की जाती हैं, जगाई जाती हैं या डाली जाती हैं। तो ये एक कल्चरल मूवमेंट के रूप में साबित हुआ जिसने क्या किया, नेशनल सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स थे ना वो क्या कर रहे थे, ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे। ग्लोरिफिकेशन का मतलब हो गया जो वो सक्सेस हो रही थी ना साइंस की, साइंस जो है था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था, उस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना किसके ऊपर करना शुरू किया, इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिक फीलिंग्स। इमोशंस जो होगी वो होगी भावनाएं, इंट्यूशन का मतलब हो गया ऐसी एबिलिटी, मतलब किसी की एबिलिटी जो कि क्या कर सके, किसी चीज़ को समझ सके, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझने की क्षमता या काबिलियत। और मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी फीलिंग्स, ठीक है। तो क्या हुआ, वो साइंस को क्या करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे और वो उनका मेन मोटिव ये था कि भाई आप इमोशन, इंट्यूशंस और मिस्टिक फीलिंग्स के ऊपर क्या करो, फोकस करो। फिर उन आर्टिस्ट और उन पोइट्स ने क्या किया, ये कोशिश की कि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल पास्ट जो है दैट मीन्स के कल्चर को क्या किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, सो दैट के नेशन जो है वो बिल्डअप हो, ठीक है। उन्होंने कल्चर को इतनी इंपॉर्टेंस दी सो दैट के नेशन को बिल्डअप किया जा सके। अब हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट, फोक पोइट्री, फोक डांस और फोक सॉन्ग्स, ठीक है। फोक का मतलब क्या होता है, लोग, और अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो जनता, ठीक है, आप पब्लिक भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो फोक डांस था यानी कि फोक कविताएं जो थी, लोक कविताएं जो थी, लोक डांस जो था और लोक गीत जो थे, ये जो तीनों चीज़ें थी ना, ये किस चीज़ को पॉपुलराइज कर रही थी, नेशंस के स्पिरिट को, यानी कि जो नेशन की भावना थी ना इसको ये जगा रही थी, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। ये कल्चर के अंदर ही आ जाती हैं आपके। तो ये चीज़ें जो थी ये किस चीज़ को जागरूक कर रही थी, नेशन के स्पिरिट को या नेशन की फीलिंग्स को ये लोगों के अंदर जागरूक कर रही थी। तो इन फोक कल्चर को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना एक इसेंशियल, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा सो दैट कि वो नेशनल को बिल्डअप कर सके, नेशन को बिल्डअप कर सके, एक नेशन स्टेट बना सके। तो स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पहले 2 क्वेश्चन जो कि डिस्कशन पार्ट से थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट की क्लास में करेंगे या नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो दैट कि मैं आपके उन डाउट्स को, उन क्यूरीज को क्लियर कर सकूँ। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।